दोस्तों नमस्कार। पीएमओ के गलियारे में इस दौर में बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए व्यापारी हो, कॉरपोरेट हो, आवाजाही बढ़ गई है। वजह क्या है? इस दौर में वैसे संगठन या वैसे लोग जो बीजेपी की नीतियों के साथ चलते हैं और एक लिहाज से उनके साथ ही हमेशा से खड़े रहे हैं, उनके भीतर भी इस दौर में सवाल जागने लगे हैं। और इतना ही नहीं, पीएमओ के भीतर आर्थिक सलाहकारों की टीम में भी कई सवाल ऐसे उठने लगे हैं जो सवाल इस दौर में उठने नहीं चाहिए थे। आप कह सकते हैं कि वाकई एक खुला वातावरण है और उस खुले वातावरण के तहत हर कोई अपनी बात इस दौर में कह रहा है। लेकिन वो कौन सी बात है जिसको वो कह रहा है और प्रधानमंत्री और उनके सलाहकारों की टीम उसे सुन रही है? वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें पहली बार ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ऐसे सवालों को उठा रहे हैं जो सरकार की नीतियों की एक लिहाज से मजबूत कड़ी होते थे? यानी ये कल्पना के परे है कि जिनके लिए नीतियां आर्थिक तौर पर इस देश में नौकरशाही ने बनाई और जिन जिन नौकरशाहों को इस दौर की अर्थव्यवस्था को संवारने, सुधारने और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो भी अलग अलग पॉलिसी बनाने का जिम्मा दिया गया, वो जिम्मा उन्होंने लिया जरूर, लेकिन अक्सर उनकी मुलाकात इस देश के उन्हीं कॉरपोरेट, उन्हीं इंडस्ट्रियलिस्ट, उन्हीं बिजनेसमैन से होती थी जो इस वक्त पीएमओ के गलियारे में है। यह मामला क्या सामान्य तौर की परिस्थिति है या फिर सबसे बड़ा संकट इस दौर में उस इकोनॉमी का है जिस इकोनॉमी को अगर हाथ से गायब कर दिया जाए तो सरकार एक झटके में जमीन पर आकर खड़ी हो जाएगी? सही मायने में फाइनेंशियल कब्जा ही किसी भी सरकार या किसी भी हुकूमत की पहली जरूरत होती है। और जो रिपोर्ट्स उन गलियारों के भीतर से निकल रही है वो मैसेज दो ही दे रही है। पहला बड़ा मैसेज तो यही है कि दरअसल जो आपका कंज्यूमर है, अगर वो कंज्यूमर आपको लेकर रूठ चुका है तो फिर नैरेटिव बदलिए, अन्यथा आप फंस जाइएगा। और वो कंज्यूमर कोई दूसरा नहीं, वही जेंजी के भीतर समाये हुए वही सवाल हैं जिस जेंजी को गाड़ी भी चाहिए, जिसको वो तमाम कंज्यूमर मार्केट से हर उस इंस्टीट्यूशन को पालने पोसने की परिस्थितियां चाहिए। वह हो सकता है एजुकेशन हब के बारे में कह रहा है, लेकिन उसकी अपनी जरूरतें इस दौर में कॉरपोरेट के साथ जुड़कर उसी सुविधा भोगी समाज का हिस्सा बनने की भी रही है जिसके आश्रय कॉरपोरेट की कमाई होती है, इस देश को आर्थिक तौर पर मजबूती मिलती है और सरकार इस देश में मिडिल क्लास या फिर कहें उस व्हाइट कॉलर के ऊपर टैक्स का बोझ लगाकर जो भी कमाई करते हैं और उसकी पॉलिसी के जरिए जो कॉरपोरेट और इंडस्ट्रियलिस्टों से कमाई होती है, वो उनकी पॉलिटिकल फंडिंग के तौर पर या देश चलाने को लेकर चलती रहती है। तो क्या पहली बार वहां पर सेंध लग गई है या वहां पर इस दौर में कॉरपोरेट और बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ये मानकर चल रहे हैं कि मुश्किल हालात है, हम कहां जाएं, किधर जाएं? आप अभी तक पॉलिसी हमारे लिए बनाते थे लेकिन हमारा कंज्यूमर भी गायब हो गया। और इन सब के बीच आरबीआई रिपोर्ट दे देता है दरअसल यह देश पर्सनल लोन पे चल रहा है। पर्सनल लोन का मतलब होता है हर चीज के लिए आप बैंक से कर्ज लेते हैं। वो कर्ज घर बनाने को लेकर हो, वो कर्ज पढ़ाई के लिए हो, वो कर्ज सामान खरीदने के लिए हो, वो कर्ज सोने को गिरवी रखकर लेने वाला हो, या किसी भी तरीके से पर्सनल कर्ज जो लिए जाते हैं, जानकर हैरत हो जाएगी, सिर्फ 1 बरस के भीतर वह दुगने हो गए। यानी एक ऐसी परिस्थिति है कि अगर कर्ज लेना बंद कर दें या कर्ज देना बंद कर दिया जाए तो स्थिति 2 जून की रोटी की आकर खड़ी हो जाएगी। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसको लेकर सरकार के लाल गलियारों के भीतर क्या शोर है, यह सिर्फ इस बात से भी समझ सकते हैं
कि सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी अब यह कहने से नहीं चूक रहे हैं, जो सबसे बड़ा संकट है वो इस बात का है कि आपने जो पॉलिसी बनाई, हर पॉलिसी दूसरी पॉलिसी से जुड़ी हुई है। उदाहरण के तौर पर अगर आप इथेनॉल का जिक्र करते हैं तो इथेनॉल का मतलब यह कतई नहीं है कि वो बिल्कुल पेट्रोल की तरह एक अलग प्रोडक्ट है। जब आप इथेनॉल को जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब है वो आपके एग्रीकल्चर से जुड़ा है, और एग्रीकल्चर का मतलब वह ब्लू वाटर है जो कुओं से निकलता है, जो जमीन के नीचे से मोटर के जरिए निकाला जाता है, जो नदी से निकलता है, नहरों से निकलता है। यानी पानी ना हो तो फिर आप इथेनॉल को डेवलप नहीं कर पाएंगे। और वो इथेनॉल, अब आप E20 पर आ गए हैं तो एक चीज और समझिए, बड़ा सीधा सा आंकड़ा है। एक पेट्रोल अगर 100 किलोमीटर 1 लीटर में चलता है तो फिर E20 के साथ 1 लीटर पेट्रोल में वह सिर्फ 66 किलोमीटर चल पाएगा, यानी कमी आ जाएगी उसमें। अब उसका नुकसान किस मशीनरी पर पड़ रहा है ये एक अलग बात है, लेकिन सीधा नुकसान भारत के उस एग्रीकल्चर को हो रहा है जिस एग्रीकल्चर के जरिए आपने ये ख्वाब संजोया कि खाद्य सुरक्षा हम दे पाएंगे, गरीब कल्याण के तहत 5 किलो अनाज दे पाएंगे। यानी अंदरूनी तौर की इकोनॉमिक स्थिति और बाहर के तौर पर, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत का वो कॉरपोरेट संकट तो इस बात को लेकर भी है, जो ऑयल रिफाइनरीज प्राइवेट सेक्टर में है जिनके पास है, उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है, अगर 100% टैरिफ रशिया से तेल लेने पर लग रहा है तो सरकार का बी प्लान क्या है। और अगर नवंबर के महीने आते आते नेतान्याहू चुनाव हार गए अपने देश में, जिसकी पूरी की पूरी संभावना बन रही है, और अमेरिका के भीतर रिपब्लिकन्स को लेकर जो सबसे बड़ा टेस्ट मिड टर्म पोल का होना है, अगर उसमें भी वो हार गए जिसकी संभावना वहां भी पूरी बन रही है, तो भारत की जो भी ट्रेड डील होगी और भारत की जो कूटनीति अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत होगी, इससे बड़ा डिजास्टर कुछ हो नहीं सकता है। और इन परिस्थितियों के बीच आपके सामने जब रशिया और चाइना एक अल्टरनेटिव इकोनॉमी की दिशा में ब्रिक्स के जरिए सोच रहे हैं और ब्रिक्स की अगुवाई भारत कर रहा है, तो और उसमें शामिल होने के लिए तमाम कॉरपोरेट्स को इनवाइट भी किया जा रहा है, और शी जिनपिंग और पुतिन खुद मौजूद दिल्ली में रहेंगे, तो जरा कल्पना कीजिए किस रास्ते पर आप कैसे चल पड़े हैं और इसका असर कितना भयावह हो सकता है। और शायद इसीलिए 2 बड़े परिवर्तन इस दौर में आपने देख लिए होंगे। पहला तो यही, प्रधानमंत्री मोदी जेनजी से मिले ना मिले लेकिन सरसंघ चालक जेनजी से मिलते हैं, 2 बातों का खुला जिक्र भी करते हैं। एक तो डेमोक्रेसी में विपक्ष की जरूरत है, और विपक्ष के नेता राहुल गांधी पहली बार इलाहाबाद में इस बात का भी जिक्र करने से चूके नहीं, कोई संकट आप पर आएगा तो बताइए, हम भी आपकी मदद कर देंगे। यानी आपके ऊपर भी दबाव होगा कि आप नहीं बोलिए। सामान्य तौर पर यह मानकर चला जाता था कि आरएसएस पर प्रतिबंध लग जाएगा, नकेल कस दी जाएगी, लेकिन एक मैसेज है। मैसेज यह है कि अगर इस स्थिति में भारत के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और फाइनेंस पर जो सत्ता का कब्जा था, वो सत्ता का कब्जा अगर उन्हीं इंस्टीट्यूशंस को लगने लग जाए कि हमारे हाथ तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो कब्जा क्या कर लेंगे। इसीलिए उन लाल दीवारों के भीतर की कतार पहली बार यह भी बोलने से घबरा नहीं रही है कि देखिए, आप तो स्वतंत्र हैं, आप कल किसी भी रास्ते पर जा सकते हैं, लेकिन हम आपसे बंधे हुए हैं, यानी हम पर आपका नियंत्रण है। और उस नियंत्रण का मतलब यह होता है कि हम अपने तौर पर कोई भी अगर क्रिएटिव काम भी सोचें, क्रिएटिव का मतलब है अपने नेटवर्थ को बढ़ाने के लिए, अपने प्रोडक्ट को अंतर्राष्ट्रीय बाजार और देसी बाजार के बीच फैलाने के लिए, लेकिन अगर वो आपकी पॉलिटिक्स से टकराएगा तो वहां भी मुश्किल होगी। तो कोई रास्ता अगर नहीं निकलेगा तो फिर रास्ता बचेगा क्या, और रास्ता जब नहीं बचेगा तो संकट किस रूप में गहरा जाएगा।
हमें लगता है बात आज एक इकोनॉमिस्ट से शुरू करनी चाहिए। यूनाइटेड नेशन के एडवाइजर रह चुके हैं संतोष मल्होत्रा। उन्होंने एक इंडिकेशन दिया, डिजास्टर परिस्थितियों में नेतान्याहू अपने देश में है, हारी हुई परिस्थिति में ट्रंप अपने देश में है, और भारत ट्रेड डील कर रहा है। तो क्या वो ट्रेड डील टालेगा, इंप्लीमेंट नहीं होने देगा, चीजों की इस परिस्थिति में लाकर खड़ा करेगा जिससे ट्रंप का दबाव भारत के ऊपर ना पड़े? ये कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? So the point is, if the Americans decide to play hardball with India, then what India will need to do is to use delay tactics and postpone negotiations and drag them out as much as is humanly possible. असल में ये मैसेज उन एक्सपोर्ट इंपोर्ट या फिर ऑयल रिफाइनरी से जुड़े हुए बड़े कॉरपोरेट हाउसेस के लिए है। ये दरअसल भारत की जो पूरी पॉलिसी बनती थी उसमें जो नौकरशाही अक्सर पीएमओ के भीतर जाकर अपनी नीतियों को बतलाती थी, तो उससे पहले इस देश का कोई आईएएस या आईएफएस अधिकारी इतना शानदार या इतना लायक तो कतई नहीं है कि वो अपने तौर पर इस देश की इकोनॉमी की लकीरें खींचने लग जाए और इस देश के भीतर वो तमाम कॉरपोरेट इंडस्ट्रीज बिजनेसमैन उस लकीर पर चलने लग जाएं। वह भी पॉलिसी बनाने से पहले उन्हीं इंडस्ट्रियलिस्टों, उन्हीं कॉरपोरेट के पास जाता रहा। और अब उनके सामने जब यह बड़ा सवाल आकर खड़ा हो गया कि जिस दिशा में यह देश युवाओं को लेकर जा रहा है, या युवा इस दौर में देश को जिस नजरिए से देख रहे हैं, उसमें अगर यह नैरेटिव कंटिन्यू कर गया तो एक झटके में भारत की उस इकोनॉमी पर हमला होगा जिस इकोनॉमी के आसरे अभी तक इस देश का कॉरपोरेट मित्र की भूमिका में, इस देश का बिजनेसमैन पॉलिटिकल फंडिंग के जरिए, इस देश के एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाले भारत सरकार के साथ चलते हुए कदम मिलाकर उसका लाभ उठाने वाले, और शायद यह धीरे धीरे एमएसएमई तक पहुंच जाएगा। और इस देश के भीतर अगर उस युवा के आक्रोश के दायरे में इस देश के प्रोडक्ट्स आ गए तब क्या होगा? जो आएंगे, आज नहीं कल आएंगे, लेकिन उससे पैरेलल में एक दूसरी स्थिति भी उन्हीं कॉरपोरेट्स, उन्हीं इंडस्ट्रियलिस्टों के सामने है। इस देश की बाइंग पावर खत्म हो रही है, उनकी खरीद की ताकत खत्म हो गई। एक क्षण के लिए सोचिए कि इकोनॉमिक एडवाइजर यूं ही यह सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, इकोनॉमिक एडवाइजर जो मुख्य हैं अनंत नागेश्वरन, कि दरअसल पुरानी गाड़ियों के लिए आपको E20 नहीं E10 पर काम करना चाहिए, माइलेज और परफॉर्मेंस पर असर पड़ रहा है। लेकिन उससे भी आगे व्यापक चीज यह है कि इस देश में एग्रीकल्चर और जो खाद्य सुरक्षा का जो पूरा मामला जुड़ा हुआ है वह सीधे सीधे संकट में आ जाएगा। आप बैलेंस कर पाने की स्थिति में नहीं है। आसमान से बारिश नहीं हुई जो इस बार कम हुई, अब के मौसम में हो रही है, लेकिन खेती बरसात के पानी पर टिकी रहेगी या हमारे बेसिक सिंचाई के इंफ्रास्ट्रक्चर पर टिकेगी? और सिंचाई का पानी भी अगर ग्राउंड वाटर से जुड़ा हुआ है, नदियों से जुड़ा हुआ है, तो एक क्षण के लिए सोचिए, नदियों किनारे जो पूरे के पूरे एग्रीकल्चर होते हैं नदी के किनारे, और वहां पर जो लेबर और एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, उससे कहीं ज्यादा पंजाब हरियाणा के किसान क्यों उपजा लेते हैं और यूपी बिहार के किसान मजदूर के रूप में क्यों आ जाते हैं, पशुधन से कमाई करने की दिशा में क्यों बढ़ जाते हैं? और इसमें खास तौर से महाराष्ट्र और कर्नाटक, जहां पर सबसे ज्यादा गन्ना उपजाया जाता है, सबसे ज्यादा पानी लगता है, पानी का संकट होना शुरू हो जाएगा, तब आप इथेनॉल पे चलेंगे या पेट्रोल पे चलेंगे? सिस्टमेटिक पॉलिसी आपके पास नहीं है, और इसको लेकर इस दौर में ऑटो इंडस्ट्री के भी हाथ पांव फूल गए हैं। यानी इस देश के भीतर ऑटो इंडस्ट्री हो, इस देश के भीतर टेक इंडस्ट्री हो, इस दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का संकट हो, इस दौर में दुनिया के बाजार में रेयर अर्थ और सेमीकंडक्टर को लेकर भारत की जो जरूरत है वह भी पूरी ना हो पा रही हो, तो फिर वह बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करेंगे? यानी बात सिर्फ अब बेरोजगारी, रोजगार
प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का डाउन होना, उसके आगे निकल गई कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी क्यों सिकुड़ गई। 4 ट्रिलियन पार कर गई थी, 4 ट्रिलियन से नीचे आ गई। जाहिर तौर पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जिक्र आईएमएफ ने किया, वर्ल्ड बैंक ने डॉलर के मुकाबले आपकी करेंसी का जिक्र किया। इस दौर में भारत के लोगों की बाइंग कैपेसिटी कम हो गई, इसका जिक्र किया गया। और सारी चीजें कड़ी दर कड़ी जुड़ती चली जा रही हैं। तो फिर वही मित्र और वही कॉरपोरेट क्या इस पूरे दायरे से बाहर निकलना चाह रहे हैं? यह सबसे बड़ा सवाल क्यों खड़ा हो गया? हमें लगता है यहां आरबीआई की रिपोर्ट देखनी चाहिए, जिसकी रिपोर्ट बतलाती है पहली बार भारत के भीतर के आम लोग जो हैं वह कर्ज पर जीवन जी रहे हैं। आप भरोसा नहीं करेंगे, इस दौर में घर में रखे सोने को गिरवी रख के पैसा उठाना किस तेजी से बढ़ा है। अगर आप 2024 के चुनाव को आप एक लाइन मानते हैं तो 2024 में सोना बेचकर जो लोन ले रहे थे वो 93,000 करोड़ था 224 में। 2025 में ये 93,000 करोड़ से बढ़कर 2 लाख करोड़ को पार कर गया। कर्ज इतने जरूरत पड़ गई सोना गिरवी रखकर। और मार्च के महीने तक का आरबीआई का आंकड़ा है कि यह बढ़कर जो 2,06,284 करोड़ रुपए कर्ज लिए गए थे सोना गिरवी रखकर, वह 2026 के मार्च महीने में बढ़ते बढ़ते 4,61,373 करोड़ रुपए पहुंच गए। क्या रास्ता निकलेगा? लोगों के पास पैसा नहीं। इस देश में जो पर्सनल लोन लिया जाता है 2024 में वो 53,000 करोड़ था। आज की तारीख में वो बढ़कर, यानी मार्च के महीने तक वो बढ़कर लगभग 70 लाख करोड़ हो गया। यानी 53 लाख करोड़ से बढ़कर 70 लाख करोड़ के करीब हो गया। जो एजुकेशन लोन लिया जाता है 2024 में 1,19,380 करोड़ था। आज की तारीख में यानी मार्च के महीने तक वह 1,19,000 करोड़ से बढ़कर 1,56,000 करोड़ पर पहुंच गया। और जो सोचते होंगे घर के लिए लोन लेना है, गाड़ी के लिए, वह भी पर्सनल लोन के दायरे में आता है। जैसे घर के लिए लोन 27,000 करोड़ का लोन 2024 में लिया गया, आज बढ़ के वो 33,000 करोड़ हो गया, 33 लाख करोड़ हो गया। यानी 27 लाख करोड़ से बढ़कर 33 लाख करोड़ हो गया। बात इसके आगे की इसलिए है क्योंकि इस देश के भीतर 2026 में कुल मिला के 134 लाख करोड़ रुपए लोन पर, पर्सनल लोन पर उठाए गए हैं। 134 लाख करोड़, कल्पना कर सकते हैं। ये पर्सनल लोन का डाटा है जो आरबीआई बता रहा है। वो पिछले साल यानी 2025 में वह 115 लाख करोड़ था, यानी 19-20 लाख करोड़ की इजाफा हो गया। 2024 में यह 103 लाख करोड़ था, यानी 2024 में 103 लाख करोड़ का पर्सनल लोन इस देश के लोगों ने लिया। और मार्च 2026 में यह बढ़कर 134 लाख करोड़ हो गया। दरअसल यह पूरी परिस्थिति उस इकोनॉमिक कंडीशन के साथ साथ उन युवाओं की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी घर से जोड़ रही है। इसीलिए पहली बार वो आरएसएस हो, वो विश्व हिंदू परिषद हो, वो सरकार के साथ चलने वाले बाबा रामदेव भी क्यों ना हो, वह उस इकोनॉमी को, पतंजलि तो बाकायदा इकोनॉमी को समझती है। उसने ट्रस्ट बनाया था एक दौर में टैक्स बचाने को लेकर, लेकिन इस दौर में जानती है शेयर बाजार का खेल क्या होता है और उसे जानकारी है। सबको पता है कि इकोनॉमी हाथ से फिसल गई तो कुछ नहीं बचेगा। ये जो इस देश में चुनावी जीत का जो टाइटैनिक नजर आता है वो ढह के गिर जाएगा। और एक एक करके जो गलियारों में नजर आ रहे हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन, कॉरपोरेट हाउसेस, इंडस्ट्रियलिस्ट, सबकी जुबान पर एक ही सवाल है, संभालिए, नैरेटिव बदलिए। मुखौटों से काम नहीं चलेगा, चेहरा बदलने की जरूरत है। तो क्या इसीलिए बीजेपी का आज ऑर्गेनाइजेशन बदल गया? इसीलिए क्या आने वाले वक्त में मंत्रिमंडल बदल जाएगा? यह सिर्फ और सिर्फ रंग रोगन है। एक्चुअल पोजीशन यह है कि इस देश की इकोनॉमी पर आपकी नकेल गायब हो गई है
और आप चीजों को संभाल नहीं रहे और पहली बार कंज्यूमर ही रूठ गया, गुस्से में है, आपके खिलाफ है, आप ही के खिलाफ है। हमने जो जिक्र किया ये तो बीजेपी के लाइन पर चलने वाले लोग थे। इनको क्या फिक्र हो गई युवाओं, छात्रों की और बच्चों की? ये क्यों मचलने लगे हैं इस दौर में? राजतंत्र या सत्ता तंत्र का सबसे बड़ा एजेंडा यही होना चाहिए कि हमारा शिक्षा तंत्र, चिकित्सा तंत्र, अर्थतंत्र, कृषि तंत्र और हमारा धर्म तंत्र अर्थात संस्कृति और सभ्यता तंत्र कैसे सुदृढ़ बने। देश को सुधारना, देश को बढ़ाना और देश को समृद्ध बनाना किसी एक व्यक्ति, संगठन या सरकार का काम नहीं है, सबको मिलकर करना पड़ेगा। क्योंकि आज ये युवा पीढ़ी 30 साल के बाद पुरानी पीढ़ी बन जाएगी, तो आगे चल के इस युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए भी जैसे आज के लोगों ने विचार करना है, वैसे युवा पीढ़ी को अपने अगले पीढ़ी के लिए भी विचार करके चलना पड़ेगा। दरअसल ये दौर सबसे अलग क्यों है? सिर्फ इसलिए एक तरफ राहुल गांधी सक्रिय हैं, एक तरफ पूरा विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए तैयार है, पार्लियामेंट के भीतर और बाहर, या फिर इन सब के बीच अचानक इस देश का जेनजी खड़ा हो गया, उसके साथ जेन अल्फा के भीतर भी जुबान आकर खड़ी हो गई, या फिर जेनजी और जेन अल्फा को लेकर जो उनके परिजन इस दौर में जिस पीढ़ी को लेकर जी रहे हैं, कल वो जेनजी भी उस पीढ़ी में होगा तो सरसंघ चालक को यह समझ में आने लग गया, अरे ये तो बड़ी मुश्किल हालात हो जाएंगे, संभलेंगे कैसे, हमें तो 100 बरस हो गए, हमने पहली बार ऐसा देखा है। हर किसी को समझ में आने लग गया। लेकिन सिर्फ ये 2-3 फोर्सेस नहीं है, पहली बार इंडस्ट्रिस्टों के सामने संकट है। वो चाहे दोपहिया वाहन बेचने वाले हों, चाहे एसी बेचने वाले हों। इस दौर में संकट उस मेक इन इंडिया को लेकर है जिसका कच्चा माल चाइना से आ रहा है, और चाइना से आने वाले माल की एवज में जो भारत के आरबीआई को बार बार डॉलर बेचना पड़ रहा है अपनी करेंसी को बरकरार रखने के लिए भी, और व्यापारिक घाटा जो होता है उसके लिए भी जो डॉलर से भुगतान करना पड़ रहा है, उसमें इनके सामने सबसे बड़ा थ्रेट अमेरिका के साथ होने वाली डील को लेकर है, क्योंकि उस डील के दायरे में भारत का एग्रीकल्चर भी आ रहा है और इथेनॉल को लेकर एग्रीकल्चर आ चुका है। इस दौर में हमारा कंज्यूमर जो युवा तबका है वो रूठ गया, सरकार से गुस्से में है कि आप क्या करते हैं, आप गवर्नेंस भी नहीं चला पाते हैं, सरकार का मूड अभी भी इस दिशा में है, इसको बदल देते हैं, उसको बदल देते हैं, इस दिशा में चल पड़ेंगे। तो फिर वही इंडस्ट्रियलिस्ट, वही कॉरपोरेट हाउसेस कह रहे हैं आप तो हम पे नकेल बनाए हुए, हम अपने लिहाज से कहां सोच सकते हैं, आपके हर एनओसी पर हमारा हर डिपार्टमेंट टिका हुआ है। यानी ब्यूरोक्रेसी के भीतर भी सवाल उठने लग जाएं, कॉरपोरेट के भीतर भी सवाल उठने लग जाए, विपक्ष आपको कटघरे में खड़ा करने लग जाए और नॉन पॉलिटिकल होकर इस देश का जेनजी और जेल अल्फा सवाल उठाने लग जाए, और उसके अपने घर के भीतर वह मिडिल क्लास का वोटर, वो अर्बन वोटर जो बीजेपी का था, वह बिफर पड़े, तो फिर आपके पास रास्ता क्या बचेगा? यह सवाल शायद उस लाल दीवारों के गलियारे के भीतर कहीं तेजी से घूमने लगा है, बहुत तेजी से। क्योंकि अगर आपके हाथ में इस देश की फाइनेंशियल सिचुएशन ना रहे, जिसका पहला राजनीतिक प्रयोग डीमोनेटाइजेशन के जरिए इस देश के छत्रपों को, खासतौर से बिहार यूपी के छत्रपों को खत्म करने की दिशा में बढ़ा, जीएसटी के जरिए इस देश के छोटे बड़े व्यापारियों को अपनी हथेली पर नचाने से बढ़ा, यह परिस्थिति धीरे धीरे उस पॉइंट पे आके खड़ी हो गई है जहां बड़ा सवाल यह है, नैरेटिव बनाया था आपने जिसके नीचे कोई फैक्ट नहीं था, अब वो फैक्ट जब उभर रहा है तो आप एक दूसरा नैरेटिव बनाएंगे या तथ्यों पर ध्यान देंगे? मित्र कॉरपोरेट सभी कह रहे हैं फैक्ट्स पर ध्यान दीजिए, नैरेटिव पर मत जाइए। क्या अमित मालवीय इसीलिए आईटी सेल से बाहर हो गए, या फिर कुछ फैक्ट की खोज में अब लाल दीवारों के भीतर पीएमओ के लोग सोचने लगे हैं, या सबको समझ में आने लगा है ये संकट से नहीं उभरे तो मसला सिर्फ इतना भर नहीं है कि ये आक्रोश उफान पर होगा, सवाल यह है इस देश को चलाएंगे कैसे?
आरबीआई के सामने की मुश्किल का समाधान किसी के पास नहीं। इसीलिए अब सलाहकार जो इकोनॉमिस्ट हैं वह भी कहने से चूक नहीं रहे हैं, संभल जाइए। नैरेटिव नहीं, फैक्ट्स फिगर की उस जमीन पर खड़े होइए जहां पर इस देश की जो जरूरत है। लेकिन फिर वही सवाल, ये नैरेटिव बनाते बनाते 12 बरस में इतना बड़ा हो गया कि जहाज कितना भी बड़ा हो, जब वह बर्फ की शीला से टकराया तो टाइटैनिक डूब गया था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।